अगर मैंने साल्ट डाला तो साल्ट क्या बना, सिल्यूट, डाला किसमें, वाटर में, वाटर क्या बना, सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? वो जो सिल्यूट आप ऐड करोगे ना वो हमेशा कम क्वांटिटी में होगा। क्या होगा? कम क्वांटिटी में। आपने लेमन पानी बनानी है, आपने उसमें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। वेलकम टू बैक टू आवर चैनल। आज से इस चैनल पर डेली क्लासेस स्टार्ट होंगी फॉर क्लास 10th, 11th, 12th। जिसका आपका इंतजार था वो आज से हम इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से, सर आपकी जो वो सीरीज है आप कब से पढ़ाना स्टार्ट करोगे? सर हमें फलानी चीज पर, फलानी टॉपिक पर कंफ्यूजन है, इसका आंसर बताइए सर, ये करके दीजिए सर। अब मैंने सोचा क्यों ना हम पूरे चैप्टर्स जो हैं उनको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से। तो यहां से हम एक शुरुआत करेंगे एंड आज का जो पहला लेक्चर रहेगा, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फॉर क्लास 11th और 12th की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री जीरो से लेकर पढ़ा दिया जाएगा। तो उसके चक्कर में कुछ वेट करना पड़ा आपको, कुछ क्या बहुत सारा वेट करना पड़ा आपको। आई थिंक 1.5 महीने के बाद आज हम आपके साथ जुड़े हैं। तो करना क्या है आपको, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे जो व्हाट्सएप चैनल हैं वहां पे जाकर अपने आप को वहां पर एनरोल करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपका स्टडी मटेरियल, आपके लेक्चर्स, आपके डाउट्स, वो सारा कुछ वहां क्लियर हो जाएगा। उससे आपके एकेडमिक सेशन जो है वो अच्छे तरीके से चलेगा। तो चले हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बस अपने जो मुद्दा और मकसद हैं उस पर आएंगे। तो मुद्दा और मकसद है आपको बेसिक से पढ़ाना। तो आज का क्लास रहेगा 12th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक प्यारा सा चैप्टर, एक अच्छा सा चैप्टर, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। दैट चैप्टर इज नोन एज सॉल्यूशन। बट बिफोर मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओगे। स्टोरी यूं है कि एक बंदा था एंड जब वो 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो पहले मैं 10th से उसकी स्टोरी बताऊंगा। तो 10th में उस बंदे की जो परसेंटाइल आया वो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, तो उसने 98% स्कोर किया था बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत खुश था वो कि मैंने इतने परसेंटाइल मार्क्स हासिल किए। उसका सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं। एंड वही बंदा जब 10th पास करके एक अच्छी परसेंटाइल हासिल किया 98, एंड वो बंदा जब 11th में आया उसने मेडिकल सब्जेक्ट लिया। लेना भी तो मेडिकल ही था क्योंकि सपना जो सोचा था वो तो डॉक्टर है। तो हुआ क्या, 11वीं में आकर उस बंदे ने कुछ लापरवाही की, उस स्टूडेंट ने कुछ लापरवाही की एंड उस लापरवाही का नतीजा जब 11वीं क्लास का रिजल्ट आया, उस बंदे की एक सब्जेक्ट रिपेयर था एंड उसका जो टोटल परसेंटाइल मार्क्स है दैट विल बी 51 पॉइंट समथिंग। तो बहुत डिप्रेशन में गया वो बंदा एंड वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि अब क्या करूं, सपना था डॉक्टर बनने का, 10वीं में 98% है, 11वीं में एक सब्जेक्ट रेपियर है। तो एक हफ्ते तक वो कंटिन्यूअसली रोता रहा कि अब क्या करूं, अब क्या होगा, मेरी जिंदगी खत्म हुई, मैं बर्बाद हुआ, मैं नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे थॉट्स उसको आ रहे थे। तो हुआ क्या, एक दिन वो शाम को सोच रहा था अकेले में, क्या एक सब्जेक्ट रिपेयर आने की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी यही खत्म होगी? तो जहन में उसको आया कि मैं कमबैक करूंगा। उसने मेहनत की, उसने 12वीं क्लास को पहले टॉपिक से लेकर हर एक बेसिक पॉइंट को समझना स्टार्ट किया, हर एक चीज को समझना स्टार्ट किया एंड जो जो टीचर ने बोला टीचर्स को सही से फॉलो किया उसने एंड इस लेवल से पढ़ाई की, इस लेवल से पढ़ाई की। जब 12वीं क्लास का रिजल्ट आया उस बंदे की 94 परसेंटाइल मार्क से, 10th में तो 98 थे, 11वीं में एक सब्जेक्ट रिपेयर थे एंड 12वीं में उस बंदे का 94 परसेंटाइल मार्क्स आ रहे थे। एंड उसके बाद जब उसने नीट दिया, पहले अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ बट दूसरे अटेम्प्ट में उसने नीट को क्वालिफाई किया। एंड ये होती है एक मोटिवेशन। ये कब है, जब उसने अपनी विल पावर को पहचाना। तो वही आप करिए। मुझे पता है आपका 11th सही से नहीं गया है, तो बस टेंशन नहीं लेना है, 12th पे फोकस करो। जहां मुझे लगेगा मैं धीरे धीरे 11th भी क्लियर करके दूंगा इंशाल्लाह आपको। बस आप भी मेहनत करते जाइए, हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर, नोट साथ साथ बनाइए। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो सबको पता है कि सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक पॉइंट से। हम बोलते हैं कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हम बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इट इज अ
होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है सॉल्यूशन? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, यानी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो पहला पॉइंट है सॉल्यूशन का, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। अब कोई बोलेगा सर ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? आप में से कोई बोलेगा सर ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सर मुझे समझ में नहीं आया, तो समझाने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं आपके साथ। मेरे पास एक कंटेनर है, क्या है? कंटेनर। मैं एज्यूम कर रहा हूं इस कंटेनर के अंदर वाटर है। ध्यान इधर रखिए, नोटिफिकेशन आएगी तो नोटिफिकेशन को ऑफ करिए, डाटा को ऑन रखिए, क्लास को देखिए, पढ़िए। तो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास इसमें H2O दैट इज वाटर है। तो मैंने क्या किया? मैंने इस वाटर के अंदर सॉल्ट डाला। Whenever we add salt in water, what will happen? मेरे बेटा जब हम इस वाटर में सॉल्ट डालेंगे, ये सॉल्ट पूरी तरीके से डिजोल्व होगा। अगर ये सॉल्ट सही से डिजोल्व होगा तो मेरे बेटा इसको हम बोलेंगे ये होमोजीनियस मिक्सचर है, एंड वही होमोजीनियस मिक्सचर आपका सॉल्यूशन है। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। उसके बाद टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? या तो दो कंपोनेंट्स होंगे या तो दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे। सर मुझे समझाइए इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर वेट करिए आपको समझ में आएगा। तो पॉइंट नंबर सेकंड अगर मैं बताऊंगा, ये जो सॉल्यूशन होता है दे आर नॉन रिएक्टिंग। मैं पॉइंट नंबर सेकंड लिखूंगा, दे आर नॉन रिएक्टिंग। मेरे बेटा ये जो सॉल्यूशन होता है ये नॉन रिएक्टिंग होता है। मैं एग्जांपल लिखूंगा, एग्जांपल है हमारे पास NaCl इन वाटर। वाटर में जब आप साल्ट डालते हो क्या वहां पर दूध बन जाता है? नहीं ना, वहां पर वो डिजोल्व होता है। रिएक्ट का मतलब क्या है? जब कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, जब कोई नया सबस्टेंस बनेगा। क्या सॉल्यूशन में नया सबस्टेंस बनता है? जब आप चाय बनाते हो, जब आप लेप्टन चाय बनाते हो, आप उसमें शक्कर डालते हो, जब आप उसमें शुगर डालते हो, क्या वहां पर कुछ नया सबस्टेंस बनता है? नहीं ना। समझ लीजिए इस चीज को। मुझे क्या करना है, मेरे पास एक वाटर है, मैंने वाटर में शुगर डाला तो वो मिला, वो डिजोल्व हुआ, उसे रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट करने का मतलब कि नया सबस्टेंस बनेगा, बट सॉल्यूशन में नया सबस्टेंस नहीं बनता है, वो रिएक्ट नहीं करता, दैट नॉन रिएक्टिंग। तो पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर थर्ड में यहां पर लिखूंगा, द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल इन सॉल्यूशन। द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। मैं इंट्रोडक्शन आपको समझा रहा हूं। द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। कितना कितना स्मॉल मेरे बेटा? नियरली कितना? नियरली लेस देन 10⁻⁹ मीटर। इतना कम साइज सॉल्यूशन का होता है, यानी द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो, जब आप पानी में साल्ट डालते हो, उसका साइज बहुत छोटा होता है। कोई बोलेगा सर कितना छोटा होता है? इससे भी छोटा उसका साइज हो सकता है, इससे भी छोटा उसका साइज हो सकता है, क्योंकि आपको वो पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास ये सॉल्यूशन है, क्या आपको इसमें से साल्ट के पार्टिकल्स दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। मैं बताऊंगा मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या आपको इसमें शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे आपको। कोई बोलेगा सर अगर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट हो, वेट करिए वो भी समझा दूंगा। फिलहाल याद रखिए सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये नॉन रिएक्टिंग होता है, पार्टिकल्स का साइज बहुत कम होता है। कितना कम? मैंने यहां पर लिखा नियरली 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 याद रखिए, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, नो स्कर्टिंग ऑफ लाइट, नो स्कर्टिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है? नो स्कर्टिंग ऑफ लाइट यानी टेंडल इफेक्ट। नो स्कर्टिंग ऑफ लाइट यानी टेंडल इफेक्ट टेक्स प्लेस। नो स्कर्टिंग ऑफ लाइट यानी टेंडल इफेक्ट टेक्स प्लेस। आपका जो सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है, इन पार्टिकल का साइज यहां पर जो है इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इसमें टेंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। कोई बोलेगा सर ये टेंडल इफेक्ट क्या होता है? ये टेंडल इफेक्ट होता है बाउंसिंग बीम ऑफ लाइट। सर इसका मतलब क्या है? जब आप सोते हो, आप जब सुबह जागते हो, आपने देखा होगा कि जो खिड़की होती है उस खिड़की से वो बीम ऑफ लाइट, वो रेज निकल कर आती है, एंड दैट रेज इज नोन एज टेंडल इफेक्ट। या आप जब पिकनिक पे जाते हो, पिकनिक पे जाने के बाद जो जंगल होते हैं, जंगल में आपने देखा होगा वो कैनोपी, जो छत होता है, कैनोपी ऑफ डेनिस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल का जो छत होता है, उससे नीचे
उसके नीचे जब ऊपर की तरफ आप देखते हो तो वहां पर जो सन है, सन की वो रेज निकल कर आती है, वो आपको लग रहे हैं वो रेज, वो बीम ऑफ लाइट, हाँ दैट इज नोन एज टाइंडल इफेक्ट। एंड वो टाइंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में शो नहीं करेगा। कितने पॉइंट्स आए? 4 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 आप मुझे बताओ क्या लिखूं मैं यहां पर? पॉइंट नंबर 5, शाबाश। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखूं? जो सॉल्यूशन होता है क्या उसमें पार्टिकल जो है क्या वो सेटल डाउन करते हैं? नो मेरे बेटा, द पार्टिकल्स डज नॉट सेटल, द पार्टिकल्स does not settle at the bottom, the particles does not settle at the bottom, यानी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है वो बॉटम पे नहीं रहते हैं। सर इसका मतलब क्या है? अरे मेरे बेटा समझ लीजिए, we have a solution and in this solution जो हमारे पास solution है उस solution में आपने ऐड किया है salt। क्या किया है? salt। and after some time आप आ रहे हो रूम में, आपने देखा जो मैंने solution प्रिपेयर किया उस solution में मैंने salt डाला था, क्या वो salt नीचे गया होगा? क्या वो salt सेटल डाउन करेगा उस कंटेनर में? क्या उस बीकर में, उस कंटेनर में, उस गिलास में, उस बोतल में वो salt नीचे रहेगा? नहीं। क्या वो ऊपर आएगा? नहीं, क्योंकि वो डिसॉल्व हुआ है पूरी तरह। अगर वो नीचे रहा तब वो सॉल्यूशन नहीं है, अगर वो ऊपर रहा तब वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन में वो पूरी तरह मिक्स हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 5 क्या याद रखा? द पार्टिकल्स डज नॉट सेटल एट द बॉटम। मैंने क्या किया? मैंने ये कंटेनर लाया, इस कंटेनर में साल्ट डाला, मैंने मिलाया, ये डिसॉल्व हुआ। अब जब डिसॉल्व हुआ अब ये वापस नहीं आ सकते हैं जनरली, तो इसका मतलब क्या हुआ? द पार्टिकल्स डज नॉट सेटल एट द बॉटम। कितने पॉइंट सॉल्यूशन के बारे में? 5। पॉइंट नंबर 6, क्या मैं लिख सकता हूं कि देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज? यस, सॉल्यूशन में कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है। नो विजिबल बाउंड्रीज, नो विजिबल, पहले मैं बेसिक पढ़ाऊंगा। देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज इन सॉल्यूशन, इसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होगी। विजिबल बाउंड्रीज का मतलब क्या है समझ लीजिए। मेरे पास 2 कंटेनर है, फिर से वही एग्जांपल, एक कंटेनर में मेरे पास वाटर है एंड उस वाटर में मैंने साल्ट डाला। दूसरा कंटेनर है मेरे पास, उस कंटेनर में वाटर है, मैंने वाटर में शुगर डाला। समझे? फील करे, 2 कंटेनर है, एक में वाटर और साल्ट है, दूसरे में वाटर और शुगर है। अब मैंने दोनों को मिलाया, दोनों को सामने रखा, दोनों को मैंने क्या किया? मैंने दोनों को सामने रखा। मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझे बताओ किस में साल्ट वाटर है और किस में शुगर वाटर है? क्या बता पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिखाई देगी। आप कब बता पाओगे? जब आप इसका टेस्ट करोगे। अदरवाइज आप ये नहीं बता पाओगे कि साल्ट वाटर कौन सा है, शुगर वाटर कौन सा है। क्यों? क्योंकि दोनों पूरी तरह मिक्स हुआ है, इसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं है। अगर मैं इसी केस के बारे में और केस लूंगा, मैंने क्या किया? मैंने वाटर लिया एंड वाटर में मैंने ऑयल डाला। वो ऑयल कहां रहेगा? ऊपर, ड्यू टू डेंसिटी ऑयल ऊपर आएगा। अब क्या आप बता पाओगे? यस। दूसरे में मैंने क्या डाला? सैंड डाला। अब मैं बताऊंगा किसमें सैंड है किसमें ऑयल है, आप बता पाओगे। क्यों? क्योंकि विजिबल बाउंड्रीज है, मैं आंखों से देख पा रहा हूं उस चीज को। दैट मींस वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? तो सॉल्यूशन का एक और पॉइंट क्या लिखोगे आप? नो विजिबल बाउंड्रीज। तो पॉइंट नंबर 6, क्या आप एक और पॉइंट सॉल्यूशन के बारे में बता पाओगे? बिल्कुल। क्या आपका जो सॉल्यूशन है, पॉइंट नंबर 7 में यहां पर लिखूंगा, आपका जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को या हम ऐसे कहेंगे, ये सॉल्यूशन बना है किससे? सॉल्यूट से। और मेरे बेटा ये सॉल्यूशन बना है किससे? सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन किससे बना है? सॉल्यूट से। और सॉल्यूशन बना है सॉल्वेंट से। अब मुझे बताओ, ये जो कंटेनर था, ये जो मेरे पास क्या था? ये कंटेनर जो मेरे पास था, सी का मतलब कंटेनर समझ लीजिए। अब इस कंटेनर के अंदर क्या था मेरे बेटा? इस कंटेनर के अंदर वाटर था, बिल्कुल था। अब ये जो वाटर है इसको मैं बोलता हूं सॉल्वेंट। अरे क्यों? बताऊंगा। अब ये जो मैंने ऐड किया सॉल्यूट, साल्ट, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। तो हमारे पास इस कंटेनर में क्या था? इस कंटेनर के अंदर जो हमारे पास था दैट इज सॉल्वेंट। एंड मेरे बेटा इस कंटेनर के अंदर जो हमारे पास था दैट इज सॉल्यूट। समझ आई मान सलमान? बिल्कुल असल पडची समझ मान थोड़ा थोड़ी फोकस देखून तर नोट बनावी सहित सहित क्योंकि एम साथ नोट सहित सहित बनावी प्रैक्टिस सहित करो तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर असल पड़े बिक्रू हर का वीडियो अटेंड क्योंकि मैं इसमें पूरा पढ़ाऊंगा बपरना आख टॉपिक से टॉपिक ही है पूरा चैप्टर पढ़ना आख इस चैप्टर करियो तो ट्रस्ट आख चैप्टर करियो तो यत्न एंड आपके बोर्ड के सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब मैंने क्या बोला कि मैंने बोला जो सॉल्यूशन है ये बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अरे सर व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? देखो हम जनरली बोलते हैं सॉल्यूट वो होता है जो लेस इन क्वांटिटी होगा, दे आर लेस इन क्वांटिटी। क्यों समझाऊंगा। सॉल्यूट क्या होता है जो कि लेस इन क्वांटिटी में होगा। देन व्हाट इज सॉल्वेंट? मेरे बेटा सॉल्वेंट क्या होगा? ग्रेटर इन क्वांटिटी, ग्रेटर इन क्वांटिटी। सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट आपका ग्रेटर इन क्वांटिटी होगा। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट लेस इन क्वांटिटी है। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट ग्रेटर इन क्वांटिटी होगा। देखो मेरे पास एक कंटेनर है, फील करे कंटेनर है, मैंने कंटेनर में साल्ट डाला, अब जो मैंने डाला वो सॉल्यूट होता है,
जिसमें मैंने डिजोल्व किया वो सॉल्वेंट है, समझे। जिसको मैं डिजोल्व करूंगा दैट इज सॉल्यूट, जिसमें डिजोल्व करेंगे दैट इज सॉल्वेंट। अगर मैंने साल्ट डाला तो साल्ट क्या बना, सॉल्यूट। डाला किसमें, वाटर में, वाटर क्या बना, सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है। वो जो सॉल्यूट आप ऐड करोगे ना वो हमेशा कम क्वांटिटी में होगा। क्या होगा, कम क्वांटिटी में। आपने लेमन पानी बनानी है, आपने उसमें लेमन डाला, वो लेमन आपका सॉल्यूट है। अब डाला किसमें, पानी में, पानी क्या है, सॉल्वेंट। समझ में मेरी बात। आपने पानी में शुगर डालना है तो जिसको डालोगे दैट इज सॉल्यूट, जिसमें डालोगे दैट इज सॉल्वेंट। समझ लीजिए। अब समझे मैंने क्या बोला, सॉल्यूट लेस इन क्वांटिटी होगा, सॉल्वेंट ग्रेटर इन क्वांटिटी होगा। तो आप मुझे बताओ सॉल्यूट को डिफाइन कैसे करोगे। कोई बोलेगा सर आप डिफाइन करें, ये 7th पॉइंट ही चल रहा है। कोई बोलेगा सर आप सॉल्यूट को डिफाइन करें, तो आप मुझे बताओ आप सॉल्यूट की क्या डेफिनेशन लिखोगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट, क्या डेफिनेशन चलेगी सॉल्यूट की। हाँ वीडियो चल रहा है 12 मिनट्स आई थिंक हो गई वीडियो को। ओके तो व्हाट इज सॉल्यूट, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। वही तो सॉल्यूशन है। मेरे पास यहाँ पर कंटेनर नहीं है, अदरवाइज मैं आपको अच्छे से समझा लेता है इस चीज को समझे आप, फील करें। अब मेरे पास एक कंटेनर है ना, हाँ, इस कंटेनर में मैंने डाला साल्ट, अब जिसको मैं डालूंगा दैट इज सॉल्यूट। अब डाला किसमें, पानी में, पानी क्या है, सॉल्वेंट। तो व्हाट इज सॉल्यूट, कैसे करोगे डिफाइन सॉल्यूट को, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट व्हिच इज डिसॉल्व, जिसको डिसॉल्व करेंगे। कॉल आई इसी टाइम पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो चल रहा है। हाँ हाँ चलिए ठीक है, वीडियो चल रहा है आई थिंक। अगर नहीं चल रहा होगा तो फिनिश हो गया वीडियो, नए से बनाना पड़ेगा फिर। चलिए अब मैंने क्या बोला कि अब जो वाटर है ये वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है, जिसको डिसॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखोगे, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट व्हिच इज डिसॉल्व, जिसको डिसॉल्व करेंगे इन किसमें, सॉल्वेंट में। यानी सॉल्वेंट क्या है, वाटर। चलिए ठीक है, क्या है सॉल्यूट, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is dissolved in solvent, जिसको हम किस में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्वेंट। एंड यही आपका लेस क्वांटिटी होगा, यही आपका लेस इन क्वांटिटी में होगा। वेरी गुड। अब मुझे बताइए तो सॉल्यूट हुआ, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन in which other component are dissolved, in which other component are dissolved। समझे मैंने क्या बोला, व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट वो होता है जिसको डिसॉल्व करेंगे। अब व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिसॉल्व करेंगे। व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिसॉल्व करेंगे। सॉल्यूट क्या है, जिसको डिसॉल्व करेंगे। दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच द अदर कंपोनेंट, जिसमें दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व। अरे कंपोनेंट क्या है, एक सॉल्यूशन के जनरली दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। कौन कौन सा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपका सॉल्यूट होगा, दूसरा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट होगा। तो क्या यहां तक आपको बेसिक चीजें समझ में आ रहे हैं। अब मैं पॉइंट नंबर 8वां लिखूंगा, ये 7 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 8 वो मैं इधर लिखूंगा, उसके बाद हम इसको क्विक रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द पॉइंट नंबर 8, क्या मैं लिखूं, द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसमें जो कंपोनेंट्स है, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं करेंगे। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, पहले पॉइंट समझे। मैंने क्या बोला, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड मेरे बेटा, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अरे समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या लिख रहा हूं यहां तक, ये यहां तक समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो वीडियो को बंद करिए और जाइए, दफा हो जाए यहां से, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिकली समझ नहीं आया तो क्या पढ़ोगे आप। चलिए सॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन मैंने दी, मैंने क्या बोला, मैंने सॉल्यूशन के 8 पॉइंट बोले, 8 ही नहीं, मैं आगे भी और पढ़ेंगे, इसी क्लास में और भी डिस्कशन चलेगा। पहला पॉइंट मैंने बोला आपका सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या है बोला मैंने, 9th में भी आपने पढ़ा। दूसरा पॉइंट, इसमें इसी पॉइंट में इसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे। वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं समझ में आ जाएगा आपको, अभी फिलहाल समझिए। वो कंपोनेंट्स आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। पॉइंट नंबर सेकंड, दे आर नॉन रिएक्टिंग, ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो पॉइंट नंबर सेकंड, सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिंग होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होगा मेरे बेटे वो बहुत कम होगा। कितना कम, इतना कम। ओके, पॉइंट नंबर फोर्थ, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स नो सिक्रेटिंग ऑफ लाइट, मेरे बेटा टेंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, इसमें टेंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। पॉइंट नंबर फिफ्थ,
द पार्टिकल्स डज नॉट सेटल एट द बॉटम, ये पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे, द पार्टिकल्स डज नॉट सेटल एट द बॉटम, ये नीचे नहीं बैठेंगे, अगर बैठा तो सोल्यूशन नहीं है। क्या भाईजान आपको ये समझ में आया? बिल्कुल आया। पॉइंट नंबर 6 से डिस्कस करेंगे, नो विजिबल बाउंड्रीज, इसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं है मेरे बेटा। पॉइंट नंबर 7 हम यहां पर डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन में आपका सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। व्हाट इज सोल्यूट? ये लेस इन क्वांटिटी होगा, यानी इसकी क्वांटिटी कम होगी। व्हाट इज सॉल्वेंट? ज्यादा क्वांटिटी में होगा। अरे सोल्यूट को डिफाइन कैसे करेंगे? दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट? दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच द अदर कंपोनेंट आर डिसॉल्व्ड। समझ में आया? बिल्कुल। उसके बाद मैंने क्या बोला? उसके बाद हमने बोला द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये जो कंपोनेंट होगा सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी मैंने पानी लाया, पानी में मैंने साल्ट डाला, मिलाया, अब मैं फिल्ट्रेशन लाऊंगा, यानी फिल्टर पेपर लाऊंगा, मैं उसमें डालूंगा, क्या पानी अलग जाएगा, सॉल्ट अलग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो छानी है, वो जो छोटे छोटे उसमें छेद हैं, वो उससे भी निकल जाएगा, क्योंकि उसका साइज बहुत 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 छोटा होता है मेरे बेटा। ये सोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है वो मैं यहां पर समझाऊंगा कि यहां तक आपने लिखा, अगर नहीं तो इसको एक स्क्रीनशॉट उठाइए, मैं 1 सेकंड दूंगा आपको। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा। तो वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 9। क्या यहां तक समझ में आया? हाँ, पढ़ाई करते रहे अच्छे से, क्योंकि आपका फायदा होने वाला है। नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। कोई बोलेगा सर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? तो बताता मैं आपको क्या नुकसान हो जाएगा। तो पहला ही लेक्चर चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि पहले ही जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आपको उसको हम क्या बोलते हैं, डिमोटिवेट करूं कि आपका क्या नुकसान हो जाएगा। आप बोलोगे सर हम उससे मोटिवेट हो जाएगा, नहीं, वो थोड़ी सा अलग लेवल की बात मैंने मुझे बोलनी थी, बट इस वीडियो में नहीं बोलेंगे, आगे बताएंगे आपको। तो पॉइंट नंबर 9 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट विल बी द पॉइंट नंबर 9? पॉइंट नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। किसके बारे में? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन? क्या होता है बाई से क्या पता चलता है? दो। बाई से क्या पता चलता है? दो। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन in which two components are involved. The solution in which two components are इन्वॉल्व, जिसमें दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अब वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? उसमें एक कंपोनेंट आपका मेरे बेटा जाएगा सोल्यूट एंड एक कंपोनेंट आपका जाएगा सॉल्वेंट। क्या जाएगा? सॉल्वेंट। तो कितने कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स। एंड बाइनरी में कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए? दो कंपोनेंट्स। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन व्हिच टू कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व। एंड ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। दैट इज नोन एज बाइनरी। कौन से दो कंपोनेंट्स? द फर्स्ट वन इज सोल्यूट and the another one is solvent, and when both they are combined they form our binary solution. Okay, now the point number 10 is ternary solution. Point number 10 is ternary solution. What is ternary solution? Solution in which three components are involved. एक ऐसा solution जिसमें तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब मुझे बताओ इसमें सोल्यूट कितने होंगे और इसमें सॉल्वेंट कितने होंगे? क्योंकि तीन कंपोनेंट्स हैं। कोई बोलेगा सर एक कंपोनेंट तो सोल्यूट है, दूसरा तो सॉल्वेंट। अरे तीसरा कौन है? तीसरा कंपोनेंट आप हो क्या? नहीं ना। फिर क्या है तीसरा कंपोनेंट? याद रखिए टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें तीन कंपोनेंट्स होंगे, एंड उन तीन कंपोनेंट्स में आपके जो सोल्यूट होंगे वो दो होंगे, आपका सॉल्वेंट जो है वो एक होगा। ठीक, सोल्यूट कितने होंगे? दो। सॉल्वेंट? कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो वाटर है, इस वाटर में मैंने साल्ट डाला, ये साल्ट एक कंपोनेंट है, इस वाटर में मैं शुगर भी डाल सकता हूं। हाँ, वाटर तो एक ही है, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट यहां समझ लीजिए एक ही है। वो कौन सा सॉल्वेंट है? एक होगा। सोल्यूट कितने? दो। अब अगर दो सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, 2 + 1 दैट विल बी 3, एंड तीन जिसमें होंगे उसे हम नाम रखेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। बट क्लास 12th में सिर्फ आपको डिस्कस करना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। अब पॉइंट नंबर 11 इज क्वाaternary सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 11 इज क्वाaternary सॉल्यूशन। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज क्वाaternary सॉल्यूशन? क्वाaternary सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इन विच फोर कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, जिसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? चार कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। आप मुझे बताओ सोल्यूट कितने होंगे? तो सोल्यूट यहां पर होंगे 3, तो सॉल्वेंट यहां पर भी होगा 1। तो इससे पता चलता है सॉल्वेंट आपका हमेशा एक ही होगा। एंड यू नो द पॉइंट दैट इज द सॉल्वेंट इज डिसाइड इज योर सॉल्यूशन,
इफ आई आस्क यू सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगा, आप क्या बताओगे? सॉल्यूशन का जो स्टेट है, यानी स्टेट का मतलब सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा, वो कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा इससे, सॉल्वेंट से। इफ सॉल्वेंट इज इन फिजिकल, इफ सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट देन आवर सॉल्यूशन विल बी सॉलिड स्टेट। एंड मेरे बेटा, इफ सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट देन आवर सॉल्यूशन इज लिक्विड स्टेट। इफ सॉल्वेंट इज इन गैसियस स्टेट देन आवर सॉल्यूशन विल बी गैसियस स्टेट, बिकॉज द स्टेट विल बी डिसाइडेड इन सॉल्वेंट। जो भी सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही स्टेट सॉल्यूशन का होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा है। इतना मेरे ख्याल से ये बड़ी बात नहीं है, इनको समझना पड़ेगा। तो यहां तक समझ में आया पॉइंट नंबर 9, 10, 11। अब पॉइंट नंबर 12, वी विल टॉक अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 12, वी विल टॉक अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड at that particular temperature is known as saturated solution। सर इसका मतलब है क्या? मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद इसका बढ़िया सा मतलब समझाऊंगा। What is saturated solution? The solution in which no more solute can be dissolved. The solution in which no more solute can be dissolved at that particular temperature, is known as saturated solution। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट, जिसमें और सॉल्यूट आप डिसॉल्व नहीं कर पाओगे एट दैट पर्टिकुलर, जिस टेंपरेचर पर वो हो रहा है उसे हम बोलते हैं सैचुरेट। कोई बोलेगा सर कैसे? समझो, आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, शाम का टाइम होता है, आप 10 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, 11 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, एंड आप बोर सा फील हो जाते हो, ठीक। एंड आप बोलते हो कि अब मेरा जो ब्रेन है, मेरा जो दिमाग है, ये फुल हुआ है, अब मैं और ज्यादा नहीं पढ़ सकता। दैट मीन्स योर ब्रेन इज सैचुरेटेड। समझ में आ रही है ना मेरी बात? क्योंकि अब आपका दिमाग सैचुरेटेड हुआ है, समझे? क्योंकि अब आप और नहीं पढ़ पा रहे हो। सेम से केस हियर, आपका एक ऐसा सॉल्यूशन, आपने वाटर लाया, वाटर में आपने साल्ट डाला, पहला साल्ट जब आपने पहला स्पून डाला वो डिसॉल्व क्या हुआ, दूसरा स्पून डाला डिसॉल्व हुआ, तीसरा स्पून डिसॉल्व हुआ, एंड चौथा स्पून वो भी डिसॉल्व हुआ। जब आप और साल्ट डाल रहे हो अब वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, अब वो डिसॉल्व नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर सैचुरेटेड। अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन की यही डिफिनेशन है कि आप जब और ऐड करोगे वो अब घुल नहीं जाएगा, वो अब मिक्स नहीं जाएगा, वो अब डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जितना होना था, जितना वाटर के अंदर वो एम्प्टी स्पेसेस बचे हैं एंड उतना वो डिसॉल्व हुआ। अब एक्सेस में डालोगे वो डिसॉल्व नहीं हुआ, एंड उस एक्सेस में डालने पे जो डिसॉल्व नहीं होगा दैट इज नोन एज सैचुरेटेड। तो व्हाट इज अनसैचुरेटेड? द पॉइंट नंबर 13 विल बी unsaturated solution. Point number 13 will be unsaturated solution. Point number 13 will be unsaturated solution. What is unsaturated solution? Same ही definition. The solution in which no के बाद लिखा more. The solution in which more solute can be dissolved. बाकी सब सेम रहेगा. The solution in which more solute can be dissolved at that particular temperature is known as unsaturated. जिसमें और solute dissolve हुआ, आपने पानी में एक चम्मच साल्ट डाला, वो डिसॉल्व हुआ, अब दूसरा चम्मच वो भी डिसॉल्व हो, दैट मींस दे आर अनसैचुरेटेड, क्योंकि अभी भी डिसॉल्व हो रहा है। एंड जब तक वो डिसॉल्व होना खत्म हो जाएगा, एंड जो ही वो खत्म हो जाएगा वो बनेगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर और डिसॉल्व हुआ तो अभी भी वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो क्या यहां तक ये 13 पॉइंट्स आपको समझ में आया? द पॉइंट नंबर 14 विल बी बस कुछ ही टाइम और इस वीडियो में लगेगा। द पॉइंट नंबर 14 विल बी एक्वस सॉल्यूशन। What is aqueous solution? You know aqueous solution क्या होता है? What is aqueous solution? Aqueous solution एक ऐसा solution होता है जिसमें solvent as a water use होगा, यानी solvent used as water। जो solvent है वो use होगा, इस्तेमाल किया जाएगा as water। वाटर के बदले सॉल्वेंट, वाटर के बदले जो इस्तेमाल किया जाएगा दैट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, यानी जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? अब नॉन एक्वस क्या होगा? जिसमें वाटर सॉल्वेंट की जगह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, दैट विल बी पॉइंट नंबर 15, दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या यहां तक सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ आया कि होमोजेनियस होता है, नॉन रिएक्टिंग होता है, साइज कम होता है, उसकी वजह से टेंडल इफेक्ट शो नहीं होता है, ये फिल्टर नहीं किया जाएगा, इसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये बॉटम में सेटल डाउन नहीं होता है, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एक्वस, नॉन एक्वस, ये सारी डिटेल्ड डिस्कशन किसके बारे में? अपनी बड़ी सॉल्यूशन के बारे में। अब मैं सॉल्यूशन के बारे में और भी एक दो केस डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं अगले क्लास में डायरेक्ट कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपकी पहली कंसंट्रेशन मोलर टी स्टार्ट
स्टार्ट होगा, मोलिटी से लेकर मोलिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मिलियन, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम फ्रैक्शन, वो सारे परसेंटेज, फॉर्मेलिटी, वो जो सारे स्ट्रेंथ से तक वो जितने भी या डेमल यूनिट भी इसमें हम पढ़ेंगे, वैसे उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, सिलेबस में है ही नहीं, बट डिस्कशन करेंगे बेस्ट लेवल तक। तो चलिए, ये सॉल्यूशन की डिस्कशन था। अब सॉल्यूशन में केस 2 है, बस आपने इतना टाइम दिया, स्क्रीनशॉट उठाना है तो उठाए, बस और 10 मिनट दीजिए, क्योंकि आपका ये भी टॉपिक जो है बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्या डिस्कस करेंगे इसमें, शाबाश, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे केस, बस 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्कस करने हैं, जिसमें आपका एक बड़ा लेवल का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो मैं यहां पर 2 केस डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन इज केस फर्स्ट, पहला आपका बन जाएगा यहां पर केस फर्स्ट। व्हाट इज केस फर्स्ट? इफ द टू कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज। इसका मतलब क्या है, मैं पहले स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ टू components are in same फेज। अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट सेम फेज में होंगे, कंपोनेंट्स क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो सेम फेज में होंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास वाटर है प्लस मेरे पास है अल्कोहल। अब वाटर किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड स्टेट में। अल्कोहल किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में। अब इन दोनों का फेज क्या है, सेम, यानी दे बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। अब इस समय सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, समझे बात को। मैंने क्या बोला, मैंने केस फर्स्ट लिया, इफ टू कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज। अगर 2 कंपोनेंट्स मेरे पास हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स का फेज सेम है। इफ द बोथ कंपोनेंट्स आर इन डिफरेंट फेज, तो वाटर अगर होगा दैट इज सॉल्वेंट, जो बचेगा वो आपका सॉल्यूट होगा, वो तो आपको पता है। अगर दोनों का फेज सेम है, तब सॉल्वेंट कौन, सॉल्यूट कौन। चलिए इसको समझ लेंगे। अब ये दोनों मिला, इन्होंने बना दिया एक सॉल्यूशन। चलिए ठीक, आप मुझे बताओ सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा। तो हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस वाटर का मोल फ्रैक्शन है 0.9। कितना है, 0.9। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, इसका मोल फ्रैक्शन होगा 0.1। कोई भी लगे सर ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, क्या वो हम आगे पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन थ्योरम 4 हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। आपको पता है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। अगर ये 0.9 है ये 0.1 होगा, अगर 0.7 है ये 0.3 होगा, अगर 0.5 है ये 0.5 होगा, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर आएगा। चलिए समझे। अब हमने क्या बोला है, दोनों में सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। अब किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, एंड जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो आपका सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट, क्योंकि हाई इन क्वांटिटी लेस इन क्वांटिटी। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, तो ये वाटर आपका बन जाएगा यहां पर सॉल्वेंट। इसका मोल फ्रैक्शन कम, ये बन जाएगा आपका सॉल्यूट। नाउ द क्वेश्चन इज, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। इन दोनों में जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये किस स्टेट में होगा। अगर ये दोनों लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन किस स्टेट में होगा, आप डिसाइड कौन करेगा। क्या ये सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, क्या ये सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा। यानी सॉल्यूशन की स्टेट डिसाइड करने वाला कौन है, सॉल्वेंट। जैसा सॉल्वेंट वैसा सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, सॉल्वेंट की स्टेट लिक्विड है, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा दे आर इन लिक्विड स्टेट। क्या समझ में आया, समझ में आया। तो आपने सॉल्वेंट किसको माना, आपने सॉल्वेंट माना वाटर को। आपने सॉल्यूट किसको माना, आपने सॉल्यूट माना अल्कोहल को। व्हाई, बिकॉज इसका मोल फ्रैक्शन कम है, इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, आईआईटी में क्वेश्चन क्या आया हुआ था, क्वेश्चन इज लाइक दैट कि मेरे पास जो वाटर है, मेरे पास वाटर है, मैंने इसको मिला दिया इसी के साथ जिसके साथ हमने पहले मिला दिया है। बढ़िया मजा आ जाएगा इसको मिलाने में, क्योंकि ये उसको पता है जो ये, चल छोड़िए। चलिए वाटर को हमने मिला दिया इसमें, ओके। अब क्या होगा, यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं इसका जो मोल फ्रैक्शन है दैट विल बी द 0.2। अब इसका मोल फ्रैक्शन है 0.8। अब मुझे बताओ यहां पर एक सॉल्यूशन बना, ठीक, दोनों का स्टेट सेम है। अरे सर कैसे, यह भी लिक्विड स्टेट में है, यह भी लिक्विड स्टेट में है। अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अब इससे पहले मुझे बताओ सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। सर यहां पर तो वाटर सॉल्वेंट है, यहां पर भी तो वाटर सॉल्वेंट होगा। अरे मेरे बेटा नहीं, वाटर तब सॉल्वेंट है क्योंकि यहां पर मोल फ्रैक्शन ज्यादा था, यहां पर मोल फ्रैक्शन कम है, तो यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। तो इस केस में ये आपका सॉल्वेंट बनेगा, अल्कोहल सॉल्वेंट बनेगा। तो इस केस में वाटर आपका सॉल्यूट बनेगा, इस केस में वाटर सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में, तो आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है। जब दोनों सेम होंगे तब सॉल्यूशन सॉल्वेंट कैसे देखोगे, मोल फ्रैक्शन से देखोगे। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन कम वो सॉल्यूट। अच्छा अगर ये नहीं दिया होगा, अब मैं ऐसे लूंगा, मेरे पास है अल्कोहल, अल्कोहल प्लस मेरे पास है वाटर, मैंने दोनों को मिला दिया, एक सॉल्यूशन बना। अब मैं बता रहा हूं कि जो अल्कोहल है ये मेरे पास
10 ml है, जो वाटर है ये भी मेरे पास 10 ml है। अब मुझे बताओ दोनों में सॉल्यूट कौन है, सोल्यूशन सॉल्वेंट कौन है? तो फंस गए आप, सर ये भी बराबर ये भी बराबर। अरे सर कैसे बता पाएंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। इस केस में करोगे क्या? शाबाश, बताओ क्या करोगे इस केस में? तो इस केस में हम वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसका एक और लॉजिक है, रीजन है, तो बस फिलहाल समझे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं वो रीजन भी यहाँ पर बताने लगूंगा। अब यहाँ पर वाटर क्या है? वाटर आपका सॉल्वेंट है। व्हाई वाटर इज अ सॉल्वेंट? बिकॉज हम मानते हैं ये जो वाटर है ये आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो इस केस में हम प्रेफरेंस सॉल्वेंट को वाटर में देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो परसेंटेज यहां पर है, या हम ऐसे कहेंगे दोनों बराबर वॉल्यूम में दिया है, 10 ml 10 ml, तो इस केस में वाटर सॉल्वेंट बनेगा एंड ये जो अल्कोहल है दैट विल बी योर सॉल्यूट, दैट विल बी योर सॉल्यूट। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, अगर यहां तक समझ में आया। इसका एक और रीजन भी है कि हम बोलते हैं कि अल्कोहल वाटर जो है, हम बोलते हैं कि वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, उसकी वजह से वाटर का वेट जो है वो कम होगा। फिलहाल याद रखिए वाटर एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर हम लेते हैं, बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये तब करोगे जब दोनों बराबर होंगे। चल अगर ये समझ में आया, मुझे इसका जवाब दीजिए। मेरे पास यही वाटर है और मेरे पास यही अल्कोहल है, मेरे पास यही वाटर और यही अल्कोहल है, इसने एक सोल्यूशन बना दिया। अब सॉरी मैंने वाटर के बदले यहाँ पर लिया बेंजी, यानी मैंने लिया बेंजीन। अब मैं बता रहा हूं कि मेरा बेंजीन जो है, बेंजी जो है वो 5 ml है, मेरा अल्कोहल जो है 5 ml है। अब सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन? अरे फंस गए हो ना, अरे तू तो गया। क्यों? क्योंकि यहां तो तूने बोला ये होगा, यहां तो बोला जो कम होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन कम वो सॉल्यूट है, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो तो सॉल्वेंट है। मैंने एग्री किया, बिल्कुल सही बोला। उसके बाद मैंने बोला कि अगर दोनों बराबर हैं तब कौन? आप दोनों में अगर दोनों का अगर कंपोनेंट्स का रेशियो जो है वो या स्टेट जो है वो सेम है, तब वाटर को हम सॉल्वेंट लेंगे, क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अरे इसमें ये भी 5 ml ये भी 5 ml, अब तो वाटर है ही नहीं। अब क्या? अब यहां पर तेरी मर्जी चलेगी, जिसका सॉल्यूट मानना है मान लीजिए। इफ अल्कोहल इज अ सॉल्यूट देन बेंजीन इज सॉल्वेंट, इफ बेंजीन इज सॉल्वेंट देन अल्कोहल इज सॉल्यूट। ये तब चलेगा जब आपका ये चीज सेम होगा। हाँ, मोल फ्रैक्शन देखते हैं हम, मास परसेंटेज देखते हैं, उसको छोड़िए, बस बेसिक चीजें समझे, क्योंकि ये समझ लोगे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली एंट्रेंस लेवल तक सॉल्व हो जाएगा। के समझ में आया? अगर दोनों कंपोनेंट सेम होंगे। अब के सेकंड में यहां पर करूंगा, बस के सेकंड उतना बड़ा है नहीं, 1 मिनट लगेगा टोटल टॉपिक को कंप्लीट करने में। के सेकंड आपका क्या बचा? के सेकंड है इफ द बोथ कंपोनेंट्स आर, इफ टू कंपोनेंट्स आर इन डिफरेंट स्टेट, इफ two components are in different physical state, अगर दोनों कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा मेरे बेटा, तब सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन? सर एग्जांपल दीजिए ना। चलिए बिना एग्जांपल के आपको बातें समझ में नहीं आता है, मुझे पता है। शुगर है और वाटर है, मिला दिया बना एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाना आसान है। चलिए अब सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन? ये शुगर जो है ये यहाँ पर डिफरेंट स्टेट है, क्योंकि इसकी स्टेट, शुगर की स्टेट सॉलिड है, इसकी स्टेट आपका लिक्विड है। तो ये आपका यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट, एंड ये वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट। एंड इस केस में मुझे बताओ ये सॉल्यूशन क्या सॉलिड बनेगा कि लिक्विड? अरे एक तो आप इसमें सॉलिड था, दूसरा लिक्विड था, तो स्टेट कौन डिसाइड करेगा? मैंने बोला स्टेट डिसाइड करने वाला वाटर है, वाटर की स्टेट लिक्विड है, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी द लिक्विड। ये तब जब दो केस आपस में डिफरेंट है। अच्छा, मैंने क्या किया? मैंने एक सॉलिड लिया, दूसरा मैंने लिक्विड लिया, बना दिया एक सॉल्यूशन। समझे? पहली बात जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैंने क्या किया? मैंने बोला ये जो सॉलिड है इस बार सॉलिड ज्यादा है, 10 kg, इस बार लिक्विड कम है 1 ml। आप मुझे बताओ सॉल्यूशन कैसे बनेगा? अब ये क्या है? सॉलिड। तो अगर ये सॉलिड ज्यादा है तो ये आपका सॉल्वेंट होगा कि नहीं? बिल्कुल। ये आपका क्या है? ये आपका सॉल्यूट है। इस बार जो सॉल्यूशन को डिसाइड करेगा वो लिक्विड नहीं बल्कि सॉलिड करेगा। इस बार जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी सॉलिड स्टेट, बिकॉज़ सॉल्वेंट ही डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है। क्या ये चीजें आपको समझ में आया? इसके बाद लास्ट एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। हम बोलते हैं कि डिपेंडिंग इन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन आर ऑफ 9 टाइप्स। सॉल्यूशन में कितने टाइप्स हैं? 9 टाइप्स। अगर यहां तक लिखा इसको अच्छे से लिखिए, एंड नोट्स में हैंड रिटन प्रोवाइड करूंगा। अब मैं ये जो बताऊंगा यहां पर 2-3 पॉइंट्स, इसको लिखना नहीं, बस इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैं नोट्स इसके आपको भेजूंगा। इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बस लास्ट 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। इसको 1 मिनट लगेगा और इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। अब वो क्या है जो हम बोलते हैं कि जो, चलिए यहां पर लिखूंगा, डिपेंडिंग इन फिजिकल स्टेट, जो आपका सॉल्यूशन है इसमें 9 टाइप्स बनते हैं। अरे सर कौन से 9 टाइप्स बनते हैं? देखो मैं समझाऊंगा। मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास दूसरा कंटेनर है, ये मेरे पास तीसरा कंटेनर है। चलिए अब मैंने मानकर चला ये जो पहला कंटेनर है इसमें हमारे पास बचा, इसमें हमने डाला लिक्विड। अब पहले कंटेनर में हमने क्या डाला? लिक्विड। अब ये जो दूसरा कंटेनर है इसमें हमने डाला सॉलिड। क्या डाला? सॉलिड। तो इस कंटेनर में हमारे पास क्या है?
सॉलिड। ये जो तीसरा कंटेनर है इसमें हमने डाला गैस, इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल। नाउ सी हियर, अब मैंने क्या बोला, याद रखिए इस पॉइंट को, जो आपका सॉल्यूट होगा, जो आपका सॉल्यूट होगा, क्या सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा कि गैस स्टेट में होगा? तो समझिए, आपका सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, आपका सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, आपका सॉल्यूट गैस भी हो सकता है। यानी जिसको आप डिसॉल्व करोगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा सॉलिड ही होगा, यानी सॉइस हमेश साल्ट ना, सॉइस हमेश नून होती है, सॉइस हमेश खंड होती है, स्वेक ऐसे अल्कोहल होती है, ठीक है। एंड वाटर मंच आसान ऑक्सीजन, ठीक, एंड वो भी सॉल्यूशन है, उसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट है एंड यूज ऑफ ऑक्सीजन सच एज सॉल्यूट। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझना पड़ेगा, जिसको डिसॉल्व करोगे दैट मैन बी सॉल्यूट, दैट मैन बी सॉल्वेंट, दैट मैन सॉरी जिसको हम डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूट को, ठीक, एंड वो सॉल्यूट जो है दैट मैन बी सॉलिड, दैट मैन बी लिक्विड, दैट मैन बी गैस, एंड जिसमें हम डिसॉल्व करेंगे दैट मैन बी सॉल्यूट, दैट मैन बी सॉलिड, दैट मैन बी लिक्विड, दैट मैन बी गैस, यानी ये तीनों हो सकते हैं। तो चलिए, अगर ये तीनों हो सकते हैं, इस लिक्विड में क्या मैं सॉलिड ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल। तो क्या बना, पहली कॉम्बिनेशन सॉलिड और लिक्विड। क्या इसमें हम लिक्विड ऐड कर सकते हैं? यस। तो दूसरी कॉम्बिनेशन लिक्विड और लिक्विड। क्या इसमें हम गैस ऐड कर सकते हैं? तीसरी कॉम्बिनेशन गैस और गैस। अब इस लिक्विड में देखें, इसमें भी हम सॉलिड लिक्विड गैस ऐड कर सकते हैं, सॉलिड भी ऐड, लिक्विड भी, गैस भी। तो सॉलिड डाला तो कॉम्बिनेशन क्या बना, सॉलिड और सॉलिड। लिक्विड ऐड करा, लिक्विड और सॉलिड। गैस डाला, गैस और सॉलिड। अब इसमें भी हम सॉलिड डाल सकते हैं, लिक्विड डाल सकते हैं, गैस डाल सकते हैं, तो बना गैस और गैस, लिक्विड और गैस, गैस और गैस। तो कितने कॉम्बिनेशन हैं? इसके तीन, इसके तीन, इसके तीन। इसका मतलब लिक्विड सॉल्यूशन के तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सा? सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड। अब सॉलिड स्टेट में भी, सॉलिड सॉल्यूशन में भी तीन टाइप्स हैं, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड। अब इसमें भी तीन टाइप्स हैं, इसमें भी तीन टाइप्स हैं गैस में। कौन कौन सा? सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, गैस गैस। तो 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9 नहीं, 3 6 9। तो इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में 9 टाइप्स हैं। तो यहां तक आपका टॉपिक था, बेसिक टॉपिक था, जिसमें हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन क्या होता है एंड सॉल्यूशन की सारी चीजें हमने पढ़ी। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, types of solution, saturated, unsaturated, binary, ternary, quaternary, aqueous solution, non aqueous solution, and इस केसेस डिस्कस किया। यहां तक आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा, समझा होगा। तो जो डाउट, जो भी आपका डाउट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले वीडियो में हम वो क्लियर करेंगे अच्छे से। एंड अगले वीडियो जो आएगा उस पर हम कंसेंट्रेशन टर्म्स को बढ़िया लेवल से स्टडी करेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।